हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन विनर्स इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर। जैसे कि हमने लास्ट स्टार्ट किया था पाचन तंत्र, वैसे ही हम नेक्स्ट सिस्टम पे आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सिस्टम रहेगा वो रहेगा मानव का उत्सर्जन तंत्र या ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अच्छा, तो स्टार्ट करने से पहले हम पहले इस शब्द को समझते हैं कि उत्सर्जन मतलब होता क्या है। उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? आप लोगों को लगता होगा कि किसी भी चीज़ का निष्कासन मतलब उत्सर्जन होता है, और काफ़ी हद तक ये बात सही भी है। किसी चीज़ का निष्कासन या निकलना उत्सर्जन होता है। पर एक चीज़ हमें याद रखनी है कि वेस्ट प्रोडक्ट या ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए अनावश्यक होते हैं, आवश्यक नहीं होते हैं, ऐसे पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है। अब एक बात और कि मल का त्याग करना उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है, हमने प्रीवियस चैप्टर में ये चीज़ देखी थी कि मल का त्याग करना या अपचे खाने को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया बहिक्षेपण कहलाती है। मल का त्याग उत्सर्जन नहीं होता है। फिर उत्सर्जन मतलब होता क्या है? तो ऐसे पदार्थ या ऐसे हानिकारक पदार्थ, मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे हानिकारक पदार्थ जो शरीर के लिए अनावश्यक है, और अगर हमारे शरीर में वो काफ़ी दिनों तक बने रहेंगे तो हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो ऐसे अवांछित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया ही उत्सर्जन होती है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। उत्सर्जन मतलब क्या? तो जैसे मैंने आपको बताया कि शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहरी वातावरण में विसर्जित करने की क्रिया ही क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। शरीर की कोशिकाओं में जो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उसके फलस्वरूप जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं, उसको जो हम शरीर से निकालते हैं, उसी चीज़ को क्या कहा जाता है? उत्सर्जन। अब उत्सर्जित पदार्थ क्या क्या होते हैं? अब हम इस पॉइंट पे आते हैं। उत्सर्जित पदार्थ मतलब हानिकारक पदार्थ। जैसे मैंने बोला कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो CO2 का त्यागना भी उत्सर्जन होता है। तो ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, उन्हें शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब कौन कौन से पदार्थ हम शरीर से बाहर निकालते हैं? तो मुख्य रूप से जितने भी पदार्थ हमारी उपापचय क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, उपापचय क्रिया को इंग्लिश में हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो हम खाना खाने के बाद जितने भी पदार्थ, हानिकारक पदार्थ जो हमारे शरीर में बनते हैं, उसको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। अब उत्सर्जन कितने प्रकार का होता है? तो उत्सर्जन उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर 3 प्रकार का होता है। अब ये उत्सर्जी पदार्थ क्या क्या होते हैं, इसको हम देखते हैं। यहाँ पर देखें आप, उत्सर्जन उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर 3 प्रकार का होता है। पहले यहाँ पर दिया है अमीनोटैलिज्म, यूरियोटैलिज्म एंड यूरिकोटैलिज्म। इसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि यहाँ अमोनिया है, यहाँ यूरिया है और यहाँ यूरिक अम्ल है। तो जो जंतु अमोनिया को शरीर से बाहर निकालते हैं, ऐसे उत्सर्जी पदार्थ, वो क्या कहलाते हैं? अमीनोटैलिक जंतु। जो जीव अपने शरीर से यूरिया को एज ए वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, उनको हम कहते हैं यूरियोटैलिक जंतु। और जो जीव अपने शरीर से यूरिक अम्ल निकालते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? यूरिकोटैलिज्म जंतु। अब आगे हम देखते हैं कि ये अमीनोटैलिज्म, यूरियोटैलिज्म, यूरिकोटैलिज्म, ये होता क्या है। अमीनोटैलिज्म की अगर हम बात करें तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जीव अमोनिया का उत्सर्जन कर रहा है, कौन सा जीव यूरिया का कर रहा है, कौन सा जीव यूरिक अम्ल का कर रहा है? तो देखिए, जीव जो होते हैं जहाँ पर रहते हैं, उसी के आवास या वास स्थान के आधार पर अपने उत्सर्जी पदार्थों को त्यागते हैं। जैसे कि अमोनिया जो होता है एक हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है। हाईली टॉक्सिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक जहरीला पदार्थ। अर्थात हमारे अगर शरीर में अमोनिया बनता है तो इंस्टेंटली जैसे ही वो फॉर्म होता है ना, उसको हमारे शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। तो अमोनिया को त्यागने वाले जंतु जो होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अमीनोटैलिक। एक बार यहाँ पर ध्यान देंगे, वे जीव जिनका नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ मुख्य रूप से क्या होता है? अमोनिया होता है, वो क्या कहलाते हैं? अमीनोटैलिक जीव। वे जीव जिनका नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है, अमीनोटैलिक जीव कहते हैं। अमोनिया अत्यधिक जहरीला पदार्थ होता है, जिसे शरीर से तुरंत बाहर निकालना अति आवश्यक होता है।
अतः इसके निष्कासन हेतु अत्यधिक मात्रा में क्या होती है, जल की आवश्यकता होती है। तो अत्यधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, तो ये सिर्फ उन्हीं जीवों में होता है जिनके जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी के कांटेक्ट में रहते हैं, अर्थात जलीय जीव। तो मुख्य रूप से अमोनिया का उत्सर्जन कौन करते हैं, जलीय जीव करते हैं। जैसे मछलियां हैं वो कंटिन्यूशन में पानी के कांटेक्ट में हैं। इसके अलावा अमीबा, पैरामीशियम, ये जितने भी जीव है जो आप बोल सकते हैं पानी के कांटेक्ट में रहते हैं, वो किसका उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का। हमारे शरीर में भी अमोनिया बनता है, पर कहीं ना कहीं वो कन्वर्ट हो जाता है लीवर के द्वारा। वो कैसे, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, तो वे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं क्या कहलाते हैं, अमीनोटैलिक जीव कहलाते हैं। और इस प्रकार के उत्सर्जन को हम क्या कहते हैं, अमीनोटैलिज्म कहते हैं। तो इसमें आ जाएंगे जलीय कशेरुकी, मछलियाँ और उभयचर। क्लियर है पॉइंट्स? नेक्स्ट पे डिस्कस करते हैं। दूसरा जो पॉइंट आता है यूरियोटैलिज्म। यूरियो का मतलब हो रहा है यहाँ पर यूरिया। अब जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई, अमोनिया बहुत ज़्यादा जहरीला है, तो अमोनिया के कंपेयर में यूरिया जो होता है वो काफ़ी लेस टॉक्सिक होता है। लेस टॉक्सिक का मतलब क्या होता है, अमोनिया की तुलना में कम जहरीला। तो अमोनिया को बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है उसको बाहर निकालने के लिए, परंतु यूरिया को कम जल में भी त्यागा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर वे जीव जिनका नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ मुख्य रूप से क्या होता है, यूरिया होता है, वो जीव क्या कहलाते हैं, यूरियोटैलिक जीव कहलाते हैं। बहुत सिंपल है, आपको याद रहेगा। जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं अमीनोटैलिक, जो यूरिया का करते हैं यूरियोटैलिक। तो यूरिया अमोनिया की तुलना में कम जहरीला होता है, इसके निष्कासन हेतु कम जल की आवश्यकता होती है। तो ये किस में होता है, मनुष्यों में। मनुष्य के अलावा अन्य भी स्तनधारी जो होते हैं उनके शरीर में किसका उत्सर्जन होता है, यूरिया का होता है। और यूरिया को हम मूत्र के रूप में उत्सर्जन करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा स्तनधारी, मनुष्य और साथ साथ में मेंढक। क्लियर है पॉइंट्स? चल नेक्स्ट पे आते हैं। तीसरा जो हमारा उत्सर्जन का प्रकार होता है वो है यूरिकोटैलिज्म। यूरिक का मतलब आपको जैसे समझ में आ रहा होगा, यूरिक अम्ल है ना, या यूरिक एसिड। तो वे जीव जिनका नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, मुख्य रूप से यूरिक अम्ल होता है, वे जीव क्या कहलाते हैं, यूरिकोटैलिक जीव कहलाते हैं। और इस प्रकार के उत्सर्जन को हम यूरिकोटैलिज्म के नाम से जानते हैं। तो अब देखिए, अमोनिया सबसे ज़्यादा जहरीला, उससे कम यूरिया और सबसे कम जो होता है यूरिक अम्ल होता है। दूसरी चीज़, अमोनिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, उससे कम यूरिया को त्यागने में और सबसे कम यूरिक अम्ल को त्यागने में जल की आवश्यकता होती है। तो ये चीज़ याद रखेंगे आप कि यूरिक अम्ल जो होता है इसके निष्कासन हेतु बहुत कम जल की आवश्यकता होती है। तो जैसे हमारे जो स्थलीय सरीसृप होते हैं, सरीसृप मतलब रेंगने वाले जीव, जैसे सांप हो गए, छिपकलियाँ हो गई। अब इनके शरीर में पानी की कमी रहती है ना। यहाँ रेगिस्तान में रहने वाले सरीसृप, इनके शरीर में पानी की कमी रहेगी। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर मूत्र का उत्सर्जन करेंगे तो इनके शरीर में क्या हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। तो ये क्या करते हैं, पानी को कम से कम त्यागने के लिए वो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे मूत्र जो होता है काफ़ी तरल होता है, उसके कंपेयर में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन जो होता है अर्ध ठोस प्रकार का होता है। जैसे अगर आप पक्षियों में देखोगे तो पक्षियों के अंदर जो बीट होता है वो सेमी सॉलिड टाइप का होता है, अर्ध ठोस प्रकार का। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर ब्लेडर नहीं होता है, पक्षियों में मूत्राशय नहीं पाया जाता। उसका कारण एक ये भी है कि अगर पक्षियों में मूत्राशय पाया जाता, वो मूत्र का ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती, संग्रह करती, तो वो भारी हो जाती, तो वो उड़ नहीं पाती। तो इस कारण से पानी की पक्षियों में भी कमी रहती है, तो वो क्या किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिक अम्ल का। क्लियर है पॉइंट्स? तो मैंने 3 चीज़ें आपको बताई। उत्सर्जन 3 प्रकार का होता है। जो जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं अमीनोटैलिक, जो यूरिया का जैसे हम लोग वो यूरियोटैलिक, और जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं वो यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। चलिए, अब ये बात हुई कि किन किन में ये उत्सर्जन होता है। तो यूरिकोटैलिक जीव कौन कौन से होंगे, पक्षी आ जाएंगे इसमें सारे, सरीसृप्स आ जाएंगे। सरीसृप में जैसे मैंने एग्जांपल दिए छिपकली, सांप और कीट वर्ग, जितने भी कीड़े मकोड़े रहते हैं उनके अंदर भी उत्सर्जन किस चीज़ का होता है, यूरिक एसिड का। चलिए नेक्स्ट, मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। अब ये जो टॉपिक है ये बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है। तो मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या चीज़ें होती है। तो सबसे जो हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग है वो क्या है, एक जोड़ी वृक्क। वृक्क को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है, तो हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है,
किडनी। अब किडनी के बारे में भी हम पढ़ेंगे, उसके पहले देख लेते हैं कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में कितने कितने अंग सम्मिलित होते हैं। देखिएगा यहाँ पर मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में पहली चीज तो क्या हो गई, एक जोड़ी वृक्क या एक जोड़ी किडनी। हमारी बॉडी में कितनी किडनीज होती है, 2। दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ एक जोड़ी मूत्रवाहिनी या यूरेटर्स उसको कहा जाता है, जो मूत्र का वहन करती है उसे मूत्रवाहिनी कहा जाता है। तीसरी चीज मैंने यहाँ पर लिखी है एक मूत्राशय। मूत्राशय का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर मूत्र क्या होगा, इकट्ठा होगा, उसे क्या कहेंगे, मूत्राशय कहा जाएगा। ठीक है, उसे मूत्राशय कहा जाएगा। और लास्ट है मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग का मतलब क्या होता है, जिसमें से मूत्र को त्यागा जाता है, वो मार्ग को मूत्रमार्ग कहा जाता है। तो इतनी सभी चीजें कहाँ पर सम्मिलित होती है, पूरा मिलकर के क्या बनाती है, मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। अब बात करते हैं हम सबसे पहले किडनी की। अब सबसे पहले यहाँ पर एक चीज देखिए कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में जितनी भी चीज़ें बताई मैंने, किडनी बताई है, मूत्रवाहिनी बताई है, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ये कहाँ कहाँ स्थित होते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है एक जोड़ी किडनी। अच्छा, मनुष्य के शरीर में किडनी उपस्थित कहाँ होती है, क्या लगता है आपको किडनी कहाँ स्थित होगी? कई बच्चों को ये चीज़ लगती है कि पेट के आइट साइड किडनी होगी, नहीं। हमारी जो किडनी होती है वो बॉडी के बैक साइड होती है। बैक साइड मतलब पीछे की ओर। पीछे की ओर भी कहाँ होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डियाँ, कशेरुक दंड होता है, उसकी दोनों बाजू में या दोनों आइट साइड हमारी क्या होती है, किडनी होती है। तो देखेंगे यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है पिक्चर में कि मनुष्य में कितनी किडनी होती है, 2 किडनी होती है। किडनी से आपको यहाँ पर 2 नलियाँ दिखाई दे रही है या वाहिनियाँ दिखाई दे रही है। इन वाहिनियों को ही हम क्या कह रहे हैं, मूत्रवाहिनी। क्या कह रहे हैं उसको, मूत्रवाहिनी। किडनी को हिंदी में हम क्या कहते हैं, वृक्क कहते हैं। तो कितने वृक्क होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। कहाँ होते हैं, आपके कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। वृक्क में मूत्र का निर्माण होता है, ठीक है। और ये जो मूत्रवाहिनियाँ हैं, ये मूत्र को लेकर के कहाँ जाती है, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है यह है मूत्राशय। मूत्राशय को इंग्लिश में हम यूरिनरी ब्लेडर बोलते हैं। ब्लेडर का मतलब क्या होता है, जहाँ पर मूत्र संचित रहता है। और लास्ट जो पार्ट है ये यूरेथ्रा, जहाँ पर आपको दिख रहा है, यूरेथ्रा को हम हिंदी में क्या कहते हैं, मूत्रमार्ग। जो मैंने 4 आपको अंग बताया वो कहाँ कहाँ होते हैं, ये है किडनी जो पीछे की ओर स्थित होती है उदरीय गुहा में। दूसरे जहाँ से जो 2 नलियाँ दिख रही है उसे क्या कह रहे हैं, मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी खुलती कहाँ है, मूत्राशय में। और मूत्राशय ओपन होता है कहाँ पर, मूत्र मार्ग में। चलिए अब आगे इंडिविजुअल हम एक एक अंगों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो किडनी हमारा चीफ बोल सकते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। चीफ एक्सक्रीटरी मतलब मुख्य उत्सर्जी अंग है ना। देखिए मनुष्य एवं अन्य स्तनधारी, जितने भी स्तनधारी होते हैं सभी का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होता है, किडनी होती है। तो मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होता है, एक जोड़ी वृक्क होते हैं। अच्छा, रुधिर परिसंचरण से उत्सर्जी पदार्थों को हटाने के लिए किसका उपयोग होता है हमारे शरीर में, किडनी का उपयोग होता है। अब किडनी कार्य क्या करती है, सबसे पहले हम ये चीज़ समझते हैं किडनी का फंक्शन क्या है। किडनी हमारे शरीर में जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं उसको छानने का कार्य करती है। किसके द्वारा, रक्त के द्वारा। हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, जो भी पदार्थ हम खाते हैं खाने के बाद वो अवशोषित होकर रक्त में जाते हैं, पढ़ा था हमने लास्ट। तो रक्त में जाने के बाद वो हमारे शरीर के द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। उसके बाद जो हानिकारक पदार्थ जो बचते हैं हमारे रक्त में, उसको किडनी क्या करती है, छानने का कार्य करती है, मतलब फिल्टर करने का कार्य करती है। अच्छा, कितनी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि रक्त को छानने का कार्य मनुष्य के किस अंग द्वारा किया जाता है। तो रक्त को छानने का कार्य कौन करता है, किडनी। अच्छा, यहाँ पर 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगभग एक जैसे दिखते हैं कि रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है। अब शुद्धिकरण और छानना, ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। देखिए, रक्त को छानने का कार्य किडनी करती है, परंतु रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, फेफड़े। शुद्ध रक्त हम किसको बोलते हैं, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो। तो यहाँ पर शुद्धिकरण नहीं करती है किडनी, उसका क्या करती है, छानती है, उसको बोल सकते हैं साफ करने का कार्य करती है। देखिए, किडनी जो करती है, हमारे शरीर में जितने भी उत्सर्जित पदार्थ रहते हैं रक्त में, उसको क्या करती है, छानने का कार्य करती है। साथ साथ जितने इंपॉर्टेंट हमारे तत्व होते हैं उनको शरीर में बनाए रखने का कार्य करती है। कहाँ पर स्थित होती है किडनी, हमारे उदरीय गुहा में, एब्डोमिनल कैविटी। अच्छा, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था मुख गुहा होती है, वैसे ही जिस गुहा में या जिस जगह पर किडनी स्थित होती है उसे उदर गुहा कहा जाता है। पेट या हमारा अमाशय भी उदरीय गुहा में होता है, मतलब कमर वाला जो हिस्सा है उसके अंदर जो गुहा पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, उदरीय गुहा।
अर्थात पीठ की ओर स्थित होती है आपकी किडनी, कमर वाले क्षेत्र में होती है, कशेरुक दंड के दोनों ओर पाई जाती है, जैसे अभी मैंने बताया। अच्छा, इसके चारों ओर एक झिल्ली या एक आवरण पाया जाता है, उस आवरण को क्या कहा जाता है? पेरिटोनियम। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि किडनी या वृक्क के चारों ओर जो आवरण है, उस आवरण को क्या कहा जाता है? पेरिटोनियम नामक आवरण कहा जाता है। अच्छा, झिल्ली जो होती है उसका मुख्य कार्य क्या है? कि उसकी सुरक्षा करना, किडनी की चारों ओर से प्रोटेक्शन करने का कार्य पेरिटोनियम नामक झिल्ली करती है। अब अगर हम किडनी की लंबाई, चौड़ाई या माप की तरफ जाए तो किडनी का माप क्या होता है? तो प्रत्येक किडनी जो होती है वयस्क मनुष्य में 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और 4 सेंटीमीटर मोटी होती है। ये माप बहुत इजीली आपको याद रहेगा 10, 6, 4 का, कि 10 सेंटीमीटर आपकी किडनी लंबी होती है, 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और 4 सेंटीमीटर ये मोटी होती है। क्लियर है पॉइंट? इसके साथ अगर इसके वेट की बात करें तो कितना वेट होता है इसका? तो लगभग 150 ग्राम्स इसका वेट होता है। क्लियर है पॉइंट? तो ये था किडनी के बारे में बाहरी माप कि किस टाइप से किडनी होती है। ठीक है, तो मनुष्य की किडनी कहाँ पर स्थित होती है? उदरीय गुहा में, कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होती है। अगर उसके आकार की बात करें तो मनुष्य की किडनी सेम के बीज के आकार की होती है। सेम का बीज अर्थात हम देखें तो काजू के शेप के आप उसको बोल सकते हो, उस टाइप का उसका शेप होता है। क्लियर है? 10 सेंटीमीटर लंबी, 6 सेंटीमीटर चौड़ी, 4 सेंटीमीटर मोटी और 150 ग्राम वजनी होती है। अब देखिए, इसका बाहरी भाग जो होता है वो उत्तल होता है और अंदर वाला हिस्सा जो होता है वो अवतल होता है। कैसे? मैं एक बार बता देती हूँ आपको। किडनी को अगर देखा जाए तो ये सेम के बीज के आकार की होती है कुछ इस टाइप से। ये जो बाहरी भाग है, ये वाला भाग कैसा है? उत्तल है और अंदर वाला भाग कैसा है? अवतल है। क्लियर है पॉइंट? तो इस टाइप से इसका आकार होता है। अब इसके अंदर असंख्य छोटी छोटी सूक्ष्म नलियां पाई जाती है। छोटी छोटी नलियां, उन्हें क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? तो किडनी के अंदर मूत्र का निर्माण होता है। जैसे कि हमें पता है कि किडनी क्या करती है? रक्त को छानती है और मूत्र का निर्माण करती है। ये सबसे मुख्य कार्य होता है किडनी का। अब किडनी के अंदर जो मूत्र का निर्माण होता है वो कौन करता है? तो किडनी के अंदर छोटी छोटी नलियां पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन क्या होता है इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। पर एक चीज याद रखना, नेफ्रॉन जो होता है वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है जो जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन और न्यूरॉन में कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। न्यूरॉन मस्तिष्क की इकाई होती है या तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है और नेफ्रॉन किसकी इकाई होती है? किडनी की। अब आगे देखें, किडनी की यूनिट जो होती है वो नेफ्रॉन होता है और इसी को ही हम उत्सर्जन इकाई के नाम से भी जानते हैं। अब किडनियां के बाद हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि मनुष्य में एक जोड़ी किडनी के बाद क्या होती है? एक जोड़ी मूत्रवाहिनी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है या वृक्क का मुख्य कार्य होता है मूत्र का निर्माण। रक्त जैसे ही किडनी में जाता है वो उसका क्या करता है? नेफ्रॉन जो होते हैं किडनी के अंदर मौजूद, वो क्या करते हैं? रक्त को छानने का कार्य करते हैं और जैसे ही वो छानने के बाद मूत्र का निर्माण करते हैं, मूत्रवाहिनियां उस मूत्र को लेकर कहाँ जाती है? मूत्राशय में। तो मूत्रवाहिनियां क्या होती है? तो देखें, वृक्क से 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी नलियां निकलती है। प्रत्येक वृक्क से एक नली निकलती है, मतलब कुल मूत्रवाहिनियां कितनी होती है? 2। तो वृक्क से 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी सक्रिय वाहिनी निकलती है, जिसे क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी या यूरेटर्स कहा जाता है। दोनों ओर मूत्रवाहिनियां कहाँ खुलती है? मूत्राशय के अंदर आकर के खुलती है। जैसे क्या होगा? दोनों किडनियां, अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि किडनी एक टाइम में एक ही किडनी काम करती है। ऐसा नहीं होता है ना। दोनों किडनियां एक साथ ही काम करती है और दोनों किडनियां क्या करती है? मूत्र का निर्माण करती है और दोनों मूत्रवाहिनियों से मूत्र जो है मूत्राशय में इकट्ठा होता है, जहां से उसको शरीर से बाहर त्यागा जाता है। अब देखिए यहाँ मूत्राशय और मूत्रमार्ग, यह मूत्र को इकट्ठा करने वाली थैली होती है। मूत्राशय क्या है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है? यूरिन को काफ़ी देर तक स्टोर करने का कार्य करता है। तो यह मूत्र को एकत्रित करने वाली थैली होती है जो कम से कम अगर देखा जाए तो 200 से 300 मिली, अधिक से अधिक 200 से 300 मिली मूत्र को इकट्ठा कर सकती है। तथा मूत्र मार्ग क्या होता है? तो मूत्राशय के निचले भाग से शुरू होकर शरीर के बाहर खुलने वाली ये नली होती है, जिससे मूत्र को शरीर से बाहर निकाला जाता है। अब हम देखें एक और बार ये डायग्राम में
मैंने अभी आपको क्या बताया, एक जोड़ी वृक्क होते हैं, इनका कार्य मूत्र का निर्माण होता है। जैसे मूत्र यहाँ पर बन जाता है, ये जो दो नलियाँ दिख रही है आपको, इसके द्वारा यूरिन जो होता है वो कहाँ इकट्ठा होता है, यूरिनरी ब्लीडर में इकट्ठा होता है। और जब ये फुल ऑफ यूरिन हो जाता है तो यूरिन क्या होता है, इट जस्ट वॉइडेड आउट फ्रॉम द यूरेथ्रा, मतलब मूत्राशय में जितना भी यूरिन इकट्ठा हो जाता है उसके बाद ये इसको क्या कर देता है, मूत्र मार्ग से बाहर निकाल देता है। क्लियर है पॉइंट्स। तो ये था मानव का उत्सर्जन तंत्र। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पर जो शब्द उपयोग में लाया था नेफ्रॉन, अब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। नेफ्रॉन कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जैसा इस प्रकार का। ऐसी असंख्य कुंडलित नलियाँ आपके कहाँ पर पाई जाती है, किडनी में। एक किडनी में लगभग 1.25 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा। अब ये नेफ्रॉन जो आपको ऐसी कुंडलित स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वर्क कैसे करता है, इसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके भागों के नाम क्या है। आपको यहाँ पर एक चीज़ दिख रही होगी कि ये जो नेफ्रॉन का ये गोल वाला जो हिस्सा है, ये गोल वाले हिस्से को यहाँ पर लिखा हुआ है बोमन कैप्सूल। अच्छा, हिंदी में भी इसे बोमन कैप्सूल या बोमन संपुट कहते हैं, बोमन संपुट। तो नेफ्रॉन का पहला भाग क्या हो गया, बोमन संपुट। दूसरा यहाँ पर दिख रहा है आपको ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। तीसरा आपको जो यहाँ पर एक यू आकार की संरचना दिख रही है, जिसका नाम यहाँ पर लिखा है लूप ऑफ हैनले, इसको हिंदी में हम हैनले लूप के नाम से जानते हैं। ठीक है। एंड लास्ट में आपको यहाँ दिख रहा है कलेक्टिंग डक्ट, इसको हिंदी में हम संग्राहक नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं, संग्राहक नलिका। तो ये एक नेफ्रॉन का डायग्राम है। ऐसे 1.25 मिलियंस में आपके एक किडनी के अंदर नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है। अब ये नेफ्रॉन कार्य क्या करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया किडनी का कार्य, मुख्य कार्य क्या है, मूत्र का निर्माण करना। तो मूत्र निर्माण की जो ये पूरी प्रोसेस होती है, ये होती कहाँ पर है, तो ये पूरी संपन्न होती है कहाँ, नेफ्रॉन के अंदर। तो कैसे होती है, तो देखें, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक रेड कलर की आर्टरी दिख रही है, आर्टरी या धमनी दिखाई दे रही है। ठीक है, जो कि यहाँ से जाने के बाद कहाँ जा रही है, ग्लोमेरुलस में। तो बोमन कैप्सूल या बोमन संपुट जो होता है, एक आप बोल सकते हैं कि यू आकार की एक संरचना होती है। इसके अंदर क्या होता है, जब यहाँ से नलियाँ या धमनियाँ प्रवेश करती है और बाहर निकलती है, तो नली जब अंदर की तरफ जाती है तो ये कुंडली नुमा या जाल नुमा संरचना बना देती है। इस जाल नुमा संरचना को ही हम क्या कह रहे हैं, ग्लोमेरुलस कह रहे हैं। क्लियर है पॉइंट। देखो, नेफ्रॉन का पहला भाग तो क्या होता है, बोमन संपुट। ठीक है, तो ये बोमन संपुट हो गया। बोमन संपुट के अंदर पूरी रक्त वाहिनियों का जो गुच्छा बना हुआ है, इस गुच्छे को या मेशवर्क को ही हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलस के नाम से जान रहे हैं। अब आप देख रहे हो एक चीज़ कि यहाँ से ये नली बाहर की तरफ निकल गई है। अब यहाँ पर बोमन कैप्सूल के बाद यहाँ पर आपको एक नली दिख रही है पीले रंग की, इसे हम कहते हैं पीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको हिंदी में हम समीपस्थ कुंडलित नलिका बोलते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों बोलते हैं, तो समीपस्थ का मतलब हो रहा है जो समीप है, मतलब पास है। कुंडलित मतलब उसका आकार कैसा है, मुड़ा हुआ है, कुंडलित है, और नली है, इसलिए उसको नलिका कहा जा रहा है। तो सबसे पहले ये हो गया बोमन कैप्सूल या बोमन संपुट, ग्लोमेरुलस और पीसीटी। अब ये जो पीसीटी है आगे जाकर के एक यू आकार की नली बनाता है। इस यू आकार की नली को ही हम क्या बोल रहे हैं, हैनले लूप के नाम से जान रहे हैं। ठीक है। अब ये जो हैनले लूप है, यहाँ से आपको दिख रहा है ये येलो वाला जो है वो हैनले लूप है। ये आगे जाने के बाद कहाँ पर खुलता है, संग्राहक नलिका में। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पर जैसे ही नली यहाँ पर अंदर की तरफ जाती है और गुच्छा बनाती है, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी यहाँ पे कि यहाँ से क्या, ये नलियों के द्वारा क्या जा रहा है, रक्त जा रहा है। ठीक है। एक और चीज़, ये नली जो अंदर की तरफ बोमन संपुट में जाती है और जब बाहर निकलती है तो इनके एरिया में डिफरेंस होता है। मतलब क्या, एक मोटी सी नली अंदर जाती है और थोड़ी सी पतली होकर के बाहर निकलती है। इससे क्या मतलब, इससे क्या होता है, तो देखें, पहली चीज़, जब भी कोई नली मोटी है और अंदर की तरफ जाकर के पतली हो रही है, इसका मतलब ये है कि प्रेशर बढ़ जाता है, दाब बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है, आप किसी प्लांट को पानी डाल रहे हो नली से, आपने उसके मुंह को दबा दिया तो एरिया हो गया कम, प्रेशर बढ़ जाएगा, स्पीड से पानी निकलेगा। सेम वही चीज़ भी यहाँ पर एज इट इज़ ही होती है। जब नली के अंदर की तरफ जा रही है और पूरा गुच्छा बनाने के बाद बाहर निकलती है तो रक्त दाब बढ़ जाता है। तो रक्त दाब बढ़ने से या ब्लड प्रेशर बढ़ने से इस नलियों के अंदर जो रक्त है उसके अंदर जितने भी लाइट वेट सब्सटेंस हैं या हल्के तरल पदार्थ
पदार्थ थे वो छन छन के कहाँ आ जाते हैं, आपके बोमन संपुट में। मतलब क्या होगा, रक्त को छानने की क्रिया वो कहाँ संपन्न होती है, बोमन संपुट के अंदर। तो बोमन संपुट के अंदर कहाँ पर, ग्लोमेरुलस में। तो कितनी बार क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से भी देखा जाता है कि मूत्र निर्माण का जो छनने वाला पार्ट है जिसे अति सूक्ष्म छनन कहा जाता है, अति सूक्ष्म छनन की क्रिया नेफ्रॉन के किस भाग में संपन्न होती है, तो नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस के अंदर वो क्या होता है, पूरी अच्छी तरह से छन जाता है। तो रक्त छनने के बाद ये जो नली आपको दिख रही है बाहर की तरफ, ये वापस रक्त को ले जाता है और छना हुआ वो तरल पदार्थ कहाँ आ जाता है, बोमन संपुट में। बोमन संपुट से कहाँ, पीसीटी, पीसीटी से कहाँ, लूप ऑफ हेनले, हेनले लूप के अंदर वो पूरा लिक्विड जाता है। अच्छा, अब ये जो छना हुआ रक्त के अंदर से जितनी चीज़ें छन गई है उसमें है क्या, उसके अंदर पानी होगा, है ना। सबसे ज़्यादा मूत्र में आपका कंटेंट किस चीज़ का होता है, वाटर का, उसमें पानी होगा। पानी के अलावा जितनी भी हानिकारक चीज़ें होंगी वो होगी उसके अंदर, ठीक है। सॉल्ट कंटेंट होगा, मतलब लवण भी उसमें होंगे, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये सभी चीज़ें भी छन के आपके मूत्र के अंदर आ जाती है, ठीक है। इतनी सभी चीज़ें छनने के बाद यहाँ आ रही है। अब एक और चीज़, हमारे शरीर का मैकेनिज्म ऐसा है कि कोई भी अच्छी चीज़ को वेस्ट नहीं होने देना। तो यहाँ पर आपको जो ये लूप ऑफ हेनले दिख रहा है, इसका कार्य क्या होता है, क्या होता है, जैसे ही जल और वो पूरा जो पदार्थ है लूप ऑफ हेनले या हेनले लूप से होकर के जाते हैं, तो यहाँ पर दूसरा प्रोसेस होता है मूत्र निर्माण का, अवशोषण। किस चीज़ का अवशोषण, तो जल का अवशोषण। तो यहाँ पर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जल जो है वो अवशोषित, पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जिससे क्या होगा कि अब पानी ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो अब जो बचा हुआ थोड़ा सा गाढ़ा लिक्विड है वो कहलाएगा मूत्र। क्लियर है। तो मूत्र निर्माण का ये जो सेकेंड स्टेप है जिसे पुनः अवशोषण या अवशोषण के नाम से जानते हैं, वो हेनले लूप के अंदर संपन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ से फिर ये जो गाढ़ा लिक्विड रहेगा वो कहाँ जाएगा, संग्राहक नलिका में। संग्राहक नलिका के अंदर वो आकर के जितना भी लिक्विड है वो आ जाएगा, और यहाँ से ये संग्राहक नलिका कहाँ खुलेगी, आपकी मूत्रवाहिनी में, जहाँ से वो मूत्र को मूत्रवाहिनियों के द्वारा कहाँ लेके जाएगा, मूत्राशय या ब्लेडर में, जहाँ वो इकट्ठा होते रहेगा। अच्छा, ये संग्राहक नलिकाओं में अलग अलग नेफ्रॉन्स खुलते हैं। जैसे एक नेफ्रॉन यहाँ पर खुला है, दूसरा यहाँ पर, इस टाइप से एक नेफ्रॉन की कई सारी जो आपकी नलियाँ हैं वो संग्राहक नलियाँ एक जगह पर जाके खुलती है, जो मूत्रवाहिनी से होते हुए मूत्राशय तक पहुँचा दिया जाता है। तो ये था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। क्लियर है। तो नेफ्रॉन के जो मुख्य अहम जो भाग है उसको आपको याद रखना है। ये जो गोल हिस्सा है उसे बोमन संपुट कहते हैं। बीच वाला जो केशिकाओं का गुच्छा जो है, केशिका मतलब पतली पतली रक्तवाहिनियाँ, उसे क्या कह रहे हैं हम, ग्लोमेरुलस। वो आगे जाके एक यू आकार की आकृति बना रहा है जिसे कह रहे हैं हेनले लूप, और अंतिम भाग होता है संग्राहक नलिका। यहाँ पर जाकर के पूरा मूत्र जो है वो इकट्ठा होने लगता है, वो वहाँ से कहाँ पहुँचा दिया जाता है, आपके मूत्राशय में। क्लियर है पॉइंट्स। आगे देखिए, प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटा प्यालीनुमा आकार होता है जिसे क्या कहा जाता है, बोमन संपुट। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, बोमन संपुट कॉर्टेक्स भाग में स्थित होता है। इससे एक सूक्ष्म कुंडलित नलिका निकलती है जो सीधे होकर कहाँ की तरफ जाती है, आपका एक लूप बनाती है। उस लूप को हम क्या कहते हैं, हेनले लूप कहते हैं। हेनले लूप के बाद वो नलिका फिर से बाहर की तरफ जाती है कॉर्टेक्स भाग में। अब ये कॉर्टेक्स क्या है मैं आगे आपको समझाती हूँ। कॉर्टेक्स भाग में ये कुंडलित होकर आगे जाकर कहाँ खुलती है, संग्राहक वाहिनी में, जैसे कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है। कलेक्टिंग डक्ट में आकर के वो नली ओपन हो जाती है। संग्राहक नलिका में जाने के बाद वो आगे जाके कहाँ खुलती है, नेफ्रॉन की बहुत सारी कई सारे नेफ्रॉन संग्राहक नलिका में ओपन होते हैं, और ये द्रव को या जो मूत्र निर्माण हो गया है उसे कहाँ लेकर के जाती है, आपके आगे की तरफ, जिसे क्या कहा जाता है, मूत्रवाहिनी। और मूत्रवाहिनी आगे जाकर के किस में खुलती है, मूत्राशय में। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। और आप इसका ये जो चैप्टर का जो PDF है आपको टेलीग्राम पर इसका पूरा नोट्स मिल जाएंगे, आपको ये अवेलेबल मिल जाएंगे। तो आप एक बार इसको देखेंगे तो आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस टाइप से ये प्रोसेस होती है। चले अब आगे देखें, यूरिन जो बनता है आपके शरीर में, यूरिन से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और वो क्वेश्चंस कैसे कैसे होते हैं, तो यहाँ पर देखें, मूत्र से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स आपको समझना है। तो नेफ्रॉन या वृक्क नलिका उसे कहा जाता है। रुधिर से छनकर आए जल एवं उत्सर्जी पदार्थों के मिश्रण को ही क्या कहा जाता है, मूत्र कहा जाता है। मूत्र मतलब क्या है, उसमें वाटर है, उसमें उत्सर्जी पदार्थ है, ठीक है, उसमें अमोनिया, यूरिया, ये सभी चीज़ें भी उसमें उपस्थित होती है। मनुष्य का मूत्र जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, हल्का सा पीले रंग का होता है।
अब इसका जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो मूत्र का जो पीला रंग है उसमें उपस्थित एक पदार्थ जिसे यूरोक्रोम कहा जाता है, इसके कारण मूत्र का जो रंग रहता है, जो पेल येलो कलर जो होता है वो किसके कारण आता है? यूरोक्रोम। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ याद रखना है कि मूत्र का जो पीला रंग है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यूरोक्रोम। आगे देखें, मूत्र में जो विशिष्ट प्रकार की गंध होती है वो गंध किसके कारण होती है? तो वो गंध होती है एक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ जिसका नाम है यूरिनोड। क्या नाम है उसका? यूरिनोड। तो यूरिनोड नाम के पदार्थ के कारण आपके मूत्र में जो एक बैड स्मेल जो आता है वो किसके कारण आता है? यूरिनोड के कारण। तो मूत्र में जो गंध होती है वो यूरिनोड के कारण आती है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण आता है? यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण आता है। अब एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में कितना मूत्र बनता है? तो देखिए आप 24 घंटे में कम से लगभग आपके शरीर में कितना यूरिन फॉर्म होता है? एक दिन में अगर मूत्र की मात्रा को देखें तो 1.5 लीटर लगभग आपके शरीर के द्वारा मूत्र का निर्माण किया जाता है। अब सामान्यतः मूत्र की मात्रा मनुष्य द्वारा ग्रहण किए गए जल पर निर्भर करती है। ठीक है, आप जितना पानी पीते हो, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि कांस्टेंट हो जाएगा कि 1.5 लीटर मतलब 1.5 लीटर ही रहेगा, ऐसा नहीं रहता है। अगर आप पानी ज़्यादा पी रहे हो तो ज़्यादा मूत्र का निर्माण होगा। अच्छा, अब ऐसे बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिसको खाने से या पीने से ज़्यादा यूरिन बनता है। होते हैं ऐसे पदार्थ, जैसे कुछ मेडिसिन्स भी होती है, बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती है जिसको लेने से ज़्यादा यूरिन फॉर्म होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे चाय है, कॉफ़ी है, ये पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा मात्रा में अगर हम ले लें, सोडा है ना, तो ये पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको अगर हम ज़्यादा मात्रा में ले लें तो इससे भी यूरिन ज़्यादा बनता है। और इसके अलावा वेदर भी एक फैक्टर होता है, ठंड के मौसम में है ना, और बारिश के मौसम में भी यूरिन ज़्यादा बनता है। उसका कारण ये होता है कि आपके शरीर से पसीना कम निकलता है तो यूरिन की मात्रा बढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो मूत्र की मात्रा को बढ़ाते हैं, ऐसे पदार्थों को हम डाययूरेटिक पदार्थ के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सामान्य मूत्र की मात्रा भोजन, उनकी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति तथा वातावरण के ताप पर भी निर्भर करती है। ठीक है, अब मूत्र जो होता है उसका पीएच कितना होता है? तो मूत्र जो होता है अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति, एसिडिक नेचर का होता है। जैसे आपको पता है कि जिनका पीएच 7 से कम रहता है वो अम्लीय होते हैं। तो मूत्र का पीएच कितना होता है? तो इसका पीएच जो होता है वेरी करता है मतलब भिन्न भिन्न हो सकता है। 4.5 से 8.6 के बीच इसका पीएच होता है। अच्छा, ये लगभग में है, अगर आपसे ये लगभग ना देते हुए ना डायरेक्ट दे दिया तो मूत्र का पीएच 6.0 होता है। क्लियर है पॉइंट्स? अगर सिंगल आपको ऑब्जेक्टिव में दिख रहे हैं कि 4 है, 5 है, 8 है, 9 है, वॉटेवर, या 6 है, तो उसका पीएच मान कितना होता है? 6। तो आंसर क्या लगाएंगे आप? 6। और इसका पीएच मान 4.5 से 8.6 के जस्ट बीच में होता है। ठीक है, अब एक और चीज़ अभी मैंने आपको बताई, डायूरेसिस क्या होता है? तो मूत्र स्राव की मात्रा बढ़ जाने की कंडीशन जो होती है उसको डायूरेसिस कहते हैं। बहुत सारे पीपल ऐसे होते हैं या पर्सन ऐसे होते हैं जिनको बार बार यूरिन बनता है, जैसे डायबिटिक पेशेंट मतलब ऐसे पीपल्स जिनको मधुमेह है या डायबिटीज़ है, उनको भी क्या होता है? बार बार यूरिन फॉर्म होता है। ठीक है, अब वे पदार्थ जो इसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं उनको डायूरेटिक पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बता दिया, वो पदार्थ जो मूत्र की मात्रा में वृद्धि करते हैं वो क्या कहलाते हैं? डायूरेटिक पदार्थ कहलाते हैं। जिसमें आ जाएंगे आपके चाय है, कॉफ़ी है, ये सारे पदार्थ क्या कहलाते हैं? डायूरेटिक। क्लियर है? तो ये टॉपिक इतना ही था, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसके बाद एक और चीज़ आती है यहाँ पर, हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस आपने ये शब्द सुना होगा पहले, हीमोडायलिसिस। डायलिसिस वर्ड जो होता है, डायलिसिस का मतलब क्या होता है? छानना। डायलिसिस का मतलब क्या होता है? छानना। तो आपकी किडनी करती क्या है? हीमो का मतलब क्या हो रहा है? ब्लड। डायलिसिस का मतलब छानना। तो हीमोडायलिसिस का मतलब होता है रक्त को छानना। तो हमारी किडनियां जनरली क्या करती है? डायलिसिस करती रहती है, परंतु किसी कारणवश जब आपकी किडनियां प्रॉपर कार्य नहीं करती है, मतलब जो रक्त को छानने वाला कार्य जब वो कार्य नहीं उसके द्वारा किया जाता है, तो फिर एक प्रोसेस होती है हीमोडायलिसिस, वो करवाना पड़ता है। ये खुद से नहीं होता है, क्या है, ये एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति का किडनी फेल्यूर हो गया, मतलब उसकी किडनियां, दोनों भी किडनियां अच्छे से कार्य नहीं कर
कर रही है, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को क्या करवाना पड़ता है, डायलिसिस करवाना पड़ता है। अच्छा, क्यों करवाना पड़ता है? अगर व्यक्ति की किडनियाँ कार्य नहीं करेगी तो उसके शरीर में विषाक्तता बढ़ती जाएगी। विषाक्तता मतलब जहर बढ़ता जाएगा। आपके शरीर में रोज जितना भी पदार्थ बनता है जो कि मूत्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, परंतु जब ऐसे पदार्थों की शरीर में मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी तो आपके शरीर में जहर फैलने लग जाएगा और कुछ दिनों में आपकी मौत भी हो सकती है। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है, जिसकी किडनियाँ प्रॉपर काम नहीं करती है उसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसको डायलिसिस कहते हैं, जिसके अंदर क्या किया जाता है कि शरीर से रक्त को नलियों के द्वारा बाहर निकाला जाता है, उसको प्यूरिफाई करके या उसको फिल्टर करके पुनः शरीर के अंदर डाल दिया जाता है। मतलब धमनियों से निकाला जाता है, शिराओं के द्वारा वापस डाल दिया जाता है। तो कितनी बार आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि डायलिसिस संबंधित है, किससे संबंधित है? आपको ऑप्शन में मिल जाएगा हृदय से, फेफड़ों से, मस्तिष्क से या किडनी से। तो ऑफ कोर्स आपका जो डायलिसिस प्रोसेस है ये किससे संबंधित है? किडनी से। क्लियर है पॉइंट्स? तो ये चैप्टर होता है हमारा आज कंप्लीट। उत्सर्जन तंत्र में जितने भी अगर डाउट्स हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको ये जो PDF है ये टेलीग्राम पे आपको विनर्स के चैनल पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।